चलो जी, कोई डाउट नहीं है, स्टार्ट करें। तुम लोग को डाउट ही नहीं आता है क्या? मुझे अब महसूस होता है, पता है, जब क्लास में टीचर पूरा पढ़ा लेता है, उसके बाद वो कहता है डाउट है कुछ, कोई कुछ बोलता नहीं है, तो तब चेहरा देख के मुझे समझ आता है कि उसको कितनी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही होगी। जीपीटी से पूछ लेता हूँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई नहीं, अच्छी बात है, आप अपने डाउट्स को अगर जीपीटी के थ्रू रिजॉल्व कर रहे हो, दैट्स नाइस थिंग। ठीक, अब हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, हमें वो पता होने चाहिए, जिनको अगर मानो वन गो में आपने पढ़ तो सब लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो सारा का सारा टॉपिक उठा करके मत पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम ओवरवेल्म फील करोगे। वो चीज़ें पढ़ो, वो टॉपिक्स को उठाओ जो कि हमारे लिए थोड़ी सी जरूरी है। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बहुत धीमे बोलना पड़ रहा है गाइस, आई एम सो सॉरी। सारे प्रॉब्लम्स आ गए कोडिंग के टाइम पे। हाँ, मेनली आवाज़ आ रही है मेरी? वैसे तो मैं आज क्लास कैंसिल करने वाली थी, बट मैंने नहीं करा, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड में ही नहीं हूँ। मैंने सोचा, कोशिश करा था कि माइक के हेल्प से मैं पढ़ा पाऊंगी इस इन्वायरमेंट में, बट ठीक है। अभी देखो, जो हमारी मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मेजर टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें, जब हम रिवाइज करने बैठ रहे हैं, तो हमें मेमोरी एलोकेशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। दो तरह के प्रोसेसेस हमने देखे थे। एक हमने देखा था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, और दूसरा हमने जो देखा था वो था बेसिकली आपका डायनेमिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और ये था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? ये होता है आपका कंपाइल टाइम पे, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है आपका रन टाइम पे। ठीक, अब एक चीज़ और जो इसमें पूछी जाती है वो ये है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो किसकी हेल्प से होता है? ये होता है आपके न्यू कीवर्ड के हेल्प से। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमेशा आपके न्यू कीवर्ड की हेल्प से होता है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, जब हम, ये तो हो गया पहली बात आपका मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, हमने देखा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नाम की कोई चीज़ होती है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की नाम की कोई चीज़ होती है जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट में जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा होता है, क्योंकि हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और जो पॉइंट्स थे कि पहली चीज़ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमें ये पता है। हमें एक क्लास बनानी होती है, क्लास के अंदर ही हम सारे के सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ उसके बिहेवियर्स को भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो अगर मैंने कोई क्लास बनाई है तो मेजरली मैं उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर दोनों साथ रखूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के साथ साथ हमने देखा था कि हम इसके अंदर कुछ एडिशनल मेथड्स भी बनाते हैं। एडिशनल मेथड्स जो कि किसके लिए होता है? जो कि हमारे ईज़ के लिए होता है। हम अच्छे से, अगर मानो प्रिंट है, मेरा जो मेन फंक्शन होता है, मतलब मेन जो काम होता है इन एडिशनल फंक्शंस को डिफाइन करने का, वो क्या होता है? वो ये होता है बेसिकली कि आपके मेन फंक्शन के अंदर, जो आपका मेन फंक्शन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो सके। ठीक, तो पहली चीज़, क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जब हम क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दोनों साथ रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के साथ साथ हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, एडिशनल मेथड्स होते हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं। अब ये जो एडिशनल मेथड्स होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं ताकि हम मेन फंक्शन के अंदर लेस नंबर ऑफ लाइंस का इस्तेमाल कर सकें। ठीक, हमारी चीज़ों को और इजी बना देता है ये। तो मेमोरी एलोकेशन देख लिया हमने कि क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो देख लिया। हमें ये पता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के 3 तरीके हमने देखे थे। एक तो हमने देखा था कि हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके करें इनिशियलाइज़।
दूसरा हमने देखा था कि हम किसी मेथड के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं उसको, इनिशियलाइज मीन्स बेसिकली उसको ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकें। और तीसरा जो हमने मेथड देखा था कि हम किसी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो दोनों पहले दो मेथड्स हैं, ऑपरेटर और मेथड, डॉट ऑपरेटर और मेथड का यूज़ करके, ये कब होता है? आफ्टर ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, आफ्टर ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाता है उसके बाद ये जो भी वैल्यूज़ हैं हम असाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ये आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होता, व्हाइल ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ देने के। वैल्यूज़ का मतलब ये है कि नल वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ इन सेंस हम अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली तीन मेथड्स, एक ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, एक मेथड का यूज़ करके और एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। ठीक है, अगर हम डॉट ऑपरेटर और मेथड की बात करें तो ये दोनों तब काम करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हीप मेमोरी के अंदर बन चुका होता है। बट यहीं अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब बन रहा होता है तभी उसको वैल्यूज़ असाइन हो जाती हैं। ठीक, एक चीज़ और जो हमने यहाँ पे देखी थी इसके पहले, वो था हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। पहली बात आपको ये की पॉइंट्स याद रखना है, पहला मेजर क्या था कि आपको मेमोरी एलोकेशन पता होना चाहिए। दूसरा, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए ये तीन मेथड्स होते हैं, तीन तरीके होते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये सेकंड चीज़ है, ये फर्स्ट चीज़ है। जो जो थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है वो बेसिकली क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक होता है मेरा लोकल वेरिएबल और एक होता है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो लोकल वेरिएबल को असाइन नहीं होती, इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन होती हैं। अब ऐसा जावा क्यों करता है ये हमें पता होना चाहिए। हमें पता है इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं, और लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी फंक्शन या किसी मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जावा कहता है कि मैंने 5 मेजर सब्जेक्ट्स का जो एग्जांपल दिया था, 5 मेजर सब्जेक्ट है प्लस 1 डॉट एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये बेसिकली आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और ये 1 एडिशनल सब्जेक्ट आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देख लिया, कंस्ट्रक्टर देख लिया, उसके बाद कुछ मेजर कीवर्ड्स हैं, दिस कीवर्ड। ठीक, ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है। अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, स्टूडेंट क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट अभी बनाया, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे काम चल रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट अभी बन रहा होगा, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये स्टोर करेगा। ठीक, तो हमें ये पता है कि जो दिस होता है वो क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। अब क्या सिर्फ इसी चीज़ में काम आता है? नहीं, दिस कीवर्ड हमें कंस्ट्रक्टर की चेनिंग में भी हेल्प करता है। अगर मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, हमने ओवरलोडिंग में देखा था एग्जांपल, एक था यहाँ पे ओवरलोडिंग, और एक और चीज़ होती है आपकी ओवरराइडिंग। मुझे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस कौन बताएगा? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस कौन बताएगा? मुझे डिफरेंस बताओ, लिख के बताना, बोलना नहीं। ओवरलोडिंग क्या होती है और ओवर राइडिंग क्या होती है? अगर मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की जा रही है तो उसका क्या मतलब होता है? और अगर मैं कहती हूँ कि ओवरराइड कर रहा है वो कंस्ट्रक्टर को, या ओवरराइड कर रहा है वो उस मेथड को, तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई जवाब दे रहा है इस चीज़ का? तुम्हें अगर नहीं आता है तो तुम मुझे बता सकते हो।
जब सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टेड ओवरलोडिंग। वेरी गुड आयुष। बेसिकली एक ही कंस्ट्रक्टर जब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा हो। ओवरलोडिंग इन द सेंस हम डिफरेंट पैरामीटर्स डाल रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है। वेरी गुड ख्याति। ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग होता है, ओवरराइडिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, ओवरराइड कर रहा है वो, एक टर्म होता है ओवरराइडिंग। चलो अभी तो फिलहाल ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ मैंने पूछ ली। पेरेंट का मेथड चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना होना ज़रूरी है? नहीं नहीं नहीं, ओवरराइडिंग शायद मोर देन एग्जिस्टिंग वेरिएबल डाल रहे हैं तो नहीं नहीं चलो मैं समझाऊंगी अभी नहीं, बताऊंगी। ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने कभी नहीं बताया है तो मैं ये पूछूंगी भी नहीं। ये बट ये मैं आपको बताऊंगी ज़रूर क्योंकि यूजुअली ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में कंफ्यूजन होती है। अभी आपको पता है कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अब देखो दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। पहला काम तो ये होता है कि वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। दूसरा काम होता है उसका कि कंस्ट्रक्टर की चेनिंग में हेल्प करता है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से चेन करने में हेल्प करता है। अगर आपने पीडीएफ पढ़ी होगी तो आपको उसमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग का भी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। तो दिस कीवर्ड हो गया अभी हमारा। उसके बाद हमने जो एक बहुत मेजर जो टॉपिक पढ़ा था, जो बहुत मिसकंसेप्शन है सबको, वो था कि जावा जो होती है वो कॉल बाय रेफरेंस होती है या फिर वो कॉल बाय वैल्यू होती है। ठीक। जावा क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस होती है या कॉल बाय वैल्यू होती है? हमने ये चीज़ देखा था कि जावा बेसिकली कॉल बाय वैल्यू होती है। हर चीज़ जावा में कॉल बाय वैल्यू से एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ कॉल बाय रेफरेंस नहीं होती। इवन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे होते हैं वो भी वैल्यू के ही हिसाब से चल रही होती है। ठीक। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का जो इंटरनल वर्किंग है ये आपको पता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी, ऐसा यूजुअली आपको सुनने को मिलेगा कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उनके लिए जावा कॉल बाय रेफरेंस होती है। बट हमें पता है कि वो इंटरनली कॉल बाय रेफरेंस नहीं होती बल्कि वो कॉल बाय वैल्यू होती है। ठीक, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब इसके बाद जो मेजर टॉपिक हमने पढ़ा था वो था बेसिकली डीप कॉपी और शैलो कॉपी। कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डीपली कॉपी कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, और शैलो कॉपी कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। डीप कॉपी का बेसिकली मतलब होता है दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक। बस बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट टू है वो इसका यूज़ कर रहा है खुद को इनिशियलाइज करने के लिए। बट जैसे ही इसके पास वैल्यूज़ आ गई इनके बीच का लिंक ख़त्म। तो जो भी चेंजेस इसमें बनेंगे, इसमें जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, चेंजेस इसके अंदर जो भी होंगे वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक। दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। शैलो कॉपी में क्या होता है, शैलो कॉपी में बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। दो डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल वन, रेफरेंस वेरिएबल टू, या मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो भी चेंजेस इसके द्वारा इसमें बनाए जाएंगे वो इससे जब हम एक्सेस करेंगे तो भी हमें वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो डीप कॉपी क्या होती है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। शैलो कॉपी में क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट जिसको मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। ये हो गया शैलो कॉपी का और डीप कॉपी का एग्जाम्पल। इसके बाद जो मेजर टॉपिक हमने पढ़ रखा है जो कि बहुत बहुत इस्तेमाल होने वाला है, जिसको हमने देखा भी, जो था हमारा स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और साथ ही साथ फाइनल कीवर्ड क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड इज़ बेसिकली हमने देखा कि जब कोई चीज़ कॉमन हो रही है और जब कोई चीज़ क्लास की प्रॉपर्टी बन सकती है तो हम उसको स्टैटिक लगा देते हैं।
यहाँ पे हमने स्टूडेंट वाला एग्जांपल देखा था कि स्टूडेंट के अंदर जो कॉलेज करके फील्ड था, ठीक, ये जो कॉलेज इन प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो हर स्टूडेंट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से कॉलेज वेरिएबल बनेगा। इससे क्या होगा, जो मेरी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होने की वजह से जो यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स आगे इन फ्यूचर आने वाले हैं, हो सकता है कि उनको जगह ना मिले, इतनी सफिशिएंट मेमोरी ही ना हो कि उनको जगह मिले। तो हमने क्या करा, इस कॉलेज के आगे हमने स्टैटिक लगा दिया था। स्टैटिक लगाने से क्या होता है, जैसे ही हमने स्टैटिक लगाया वैसे ही ये कॉलेज जो है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना हो करके ये अब एक क्लास की प्रॉपर्टी बन गई है। अगर ये क्लास की प्रॉपर्टी बन गई है तो हम इसको स्टूडेंट डॉट क्लास करके भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे। अब किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को, अब एक जो स्टैटिक क्या क्या हो सकता है, स्टैटिक हमारा वेरिएबल भी हो सकता है और साथ ही साथ हमारा मेथड भी स्टैटिक हो सकता है। ठीक, तो किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको इनिशियलाइज करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है थ्रू अ स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, हम एक स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे स्टैटिक लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई भी जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, सी कॉलेज, और मैंने कहा कॉलेज इज इक्वल्स टू IIT जी। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने इस स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है। ये तरीका होता है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का। ओके, अब अगर मैं बताऊं फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड बेसिकली कुछ नहीं है, ये अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे या फिर मैं किसी पैरामीटर के आगे अगर मैं स्टैटिक लगा फाइनल लगा देती हूँ तो वो उनको कांस्टेंट बना देता है। कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो वेरिएबल नहीं रहा, उसमें कोई भी वैल्यू आके नहीं जा सकती। अगर मैंने उसको उसके आगे फाइनल लगा दिया तो वो कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट मतलब कि उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, नो मैटर आप कितनी कोशिश कर लो। ठीक, अगर यही हम बात करें, किसी क्लास को भी हम फाइनल बना सकते हैं और साथ ही साथ किसी मेथड को भी हम फाइनल बना सकते हैं। ये हमने बोला था कि मैं ये आगे की क्लासेस में बताऊंगी। ठीक, अभी उसका टाइम आएगा। अब अगर देखो, स्टैटिक कीवर्ड हमने पढ़ा, फाइनल कीवर्ड हमने पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें। जो मेजर टॉपिक स्टार्ट हुआ पिछली क्लास से वो क्या था, 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ ओप्स क्या है वो 4 पिलर्स, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन जो हम देख चुके हैं, दूसरा है इनहेरिटेंस जो हम आज देखेंगे, इनहेरिटेंस, इन तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या कहता है, इसको तोड़ोगे तो तुम्हें कैप्सूल वर्ड मिलेगा। कैप्सूल इस बेसिकली कुछ ऐसा सा होता है जिसके अंदर एक ड्रग इधर होती है, एक ड्रग इधर होती है, वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक प्रॉपर मेडिसिन बनाते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन ये कहता है, पहला रूल जो होता है इनकैप्सुलेशन का वो ये है कि एक क्लास से रिलेटेड या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसका जो बिहेवियर है वो दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दोनों का दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक, ये हो गई आपकी पहला रूल जो हमने आज अभी तक करा भी है। जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर को हमेशा साथ ही रखते हैं। जो दूसरा और सबसे मेजर रूल है इनकैप्सुलेशन का वो ये है कि डू नॉट प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ द डेटा। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई भी आए
ऑब्जेक्ट बनाया रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उस वेरिएबल को एक्सेस कर ले रहा है। हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, तो हम पे कोई भी तरीका नहीं बचता, कोई भी पैरामीटर नहीं रहता। अगर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था बैंक अकाउंट का, ठीक, अगर मैं कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रही हूँ बैंक अकाउंट से, तो विड्रॉ तभी पॉसिबल है जब मेरा जो करंट अमाउंट है, करंट अमाउंट वो या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल्स टू हो मेरे विड्रॉ अमाउंट से, ठीक है, जितना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है। तो ये जो पैरामीटर है, ये जो कंडीशन है, ये हम तभी लगा सकते हैं जब इन डेटा को हम किसी मेथड के थ्रू एक्सेस करें। मेथड के थ्रू हमने ये देखा था कि जब हमने इसी डेटा को प्राइवेट बना दिया था, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया था, हमने बैंक अकाउंट में जो हमारा बैलेंस था, बैंक अकाउंट में बैलेंस, ठीक है, इस बैलेंस को हमने बेसिकली प्राइवेट बना दिया था। अब प्राइवेट क्या है, जब मैंने बोला कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है, तो कुछ एक्सेस मॉडिफायर आ जाते हैं मेरे पास, एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं? सबसे पहला जो हमने देखा था वो था बेसिकली प्राइवेट। प्राइवेट क्या कहता है? प्राइवेट क्या कहता है कि सेम क्लास के अंदर कोई भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा था बेसिकली पब्लिक। इसका जस्ट ऑपोजिट पब्लिक है बेसिकली, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनीवन, एनीवन, ठीक। तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कहता है कि सेम पैकेज के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है। और चौथा जो है वो है हमारा पब्लिक, प्राइवेट, और क्या कौन सा था, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या कहता है? प्रोटेक्टेड कहता है कि सेम पैकेज के अंदर तो होगा ही, सेम पैकेज के अंदर तो होगा ही, साथ ही साथ जो मेरे इनहेरिटेड क्लासेस हैं, इनहेरिटेड क्लासेस जो हैं वो भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये इनहेरिटेड क्लास क्या होती है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो जब हमने बैलेंस को जब हमने प्राइवेट कर दिया था, तो हमने उसको एक मेथड के थ्रू एक्सेस करा था। जब हम मेथड के थ्रू एक्सेस करते हैं तो हम वहाँ एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपका अमाउंट जो है, जो आप विड्रॉ करना चाहते हो, अगर वो करंट अमाउंट से ज़्यादा है या बराबर है, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर मैंने मेथड के थ्रू एक्सेस नहीं किया होता तो मैं ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, ठीक। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन के दो मेजर रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये कहता है आपसे कि क्लास से रिलेटेड जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो भी बिहेवियर है, वो दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक, एक कैप्सूल के फॉर्मेट में, करली ब्रेसेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है कि आपको किसी भी डेटा का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं देना है। अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सेस दे रहे हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करो, मेथड्स के थ्रू एक्सेस दो, ठीक। अभी तक कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, इशू, कुछ भी? क्या सब कुछ अच्छे से समझ में आया? कि नहीं आया, समझ में क्या आती, कोई प्रॉब्लम? सही है। आयुष और प्रीतम।
ऑल क्लियर? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। देखो, मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस है आज, तो हम पहले बस इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, और कोशिश करूँगी कि 8:30 तक मैं क्लास एंड कर दूँ, क्योंकि अभी मैं जिस बैकग्राउंड में हूँ उस बैकग्राउंड में मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकती। ठीक। इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जो अभी हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा, इनकैप्सुलेशन का कोई भी टाइप नहीं होता, बट इनहेरिटेंस का कुछ टाइप भी होता है। पहली बात तो ये इनहेरिटेंस भला क्या है। चलो, बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि इनहेरिटेंस के थ्रू जो कोड की रीयूजेबिलिटी है, एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस में ये आप लिख सकते हो। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस में सबसे पहली बात जो आपको एडवांटेज में बता देती हूँ, सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो इनहेरिटेंस का वो है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक। चलो, एक काम करते हैं, एक चीज अज्यूम करते हैं, मैंने कहा ह्यूमन। ठीक। अब ह्यूमन जो है वो मेरी एक क्लास है जिसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। ह्यूमन के एक पार्ट हो सकता है, इन जनरल अगर हम बात करें, एक पार्ट हो सकता है फीमेल, तीन पार्ट, फीमेल, मेल और अदर। ठीक है। ह्यूमन के तीन पार्ट्स हो सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फीमेल, मेल और अदर इन सब में सिमिलर है? आईज, नोज, नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स। उसके बाद आपका ईयर, जो भी मेरे फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स जितने भी होते हैं, ठीक, वो सब इन तीनों के अंदर ये सारी चीज़ें सिमिलर है। ठीक। तो अगर मैं कहूँ, अगर कोई इंसान है ह्यूमन, तो कोई भी ह्यूमन है, अगर वो फीमेल है, अगर वो मेल है या वो अदर है, तो उन तीनों के अंदर ये फीचर्स तो होंगे ही होंगे। अगर मैंने एक ह्यूमन क्लास बनाई और कुछ ऐसा हो कि ये फीचर्स मैं इसमें डिफाइन कर दूँ, बाकी जब मैं फीमेल की क्लास बनाऊँ, मैं मेल की क्लास बनाऊँ और मैं अदर की क्लास बनाऊँ, तो मुझे इनको वापस से डिफाइन ना करना पड़े। ये मुझे ऑटोमेटिकली पैदाइशी जो इनहेरिट, मैंने कहा कि मान लो मेरे अंदर ये जो पढ़ाने वाला जो चीज़ है, ये मुझे इनहेरिटेड है, मैंने अपने पेरेंट्स से मुझे इनहेरिट हुई है। वो टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल टीचर्स हैं, मम्मी पापा दोनों। तो मैं भी अब पढ़ा रही हूँ अगर, तो इनहेरिटेड है, ये जो स्किल है वो इनहेरिटेड स्किल है। तो मैं पैदा हुई तो अपने आप मेरे पास ये चीज़ें थी, मैंने अलग से स्किल डेवलप नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स आप अपने पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेते हो। अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ पेरेंट क्लास से इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज आपके पास ऑटोमेटिकली होती हैं। ठीक। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो ह्यूमन क्लास है, ये मेरी है पेरेंट क्लास। ये है मेरी पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास मतलब एक ऐसी क्लास, पेरेंट कब बनता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ, एक आदमी एक औरत, माँ बाप, पेरेंट कब बनते हैं, जब उनका कोई बच्चा हो। तो एक क्लास पेरेंट तब कहलाती है जब उसकी सब क्लासेस प्रेजेंट हो। सब क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं इस ह्यूमन क्लास की? एक हो सकता है फीमेल, एक हो सकता है मेल, और एक है आपका अदर। ठीक। अब अगर हम बात करें फीमेल की, मेल की, अदर की, ये हो गई मेरे चाइल्ड क्लासेस। ये कौन हो गए मेरे? दीज आर बेसिकली माई चाइल्ड क्लासेस। या फिर आप इनको क्या कह लो, इनको आप कह दो इनहेरिटेड क्लासेस। ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब आपको ये जो इनहेरिटेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, कि अगर मैं कहती हूँ ह्यूमन, ह्यूमन इज बेसिकली माय पेरेंट क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ ऐसी जो कि फीमेल, मेल, अदर सब में होंगी। ठीक। तो वो हो गई मेरी चाइल्ड क्लास। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम किसी क्लास को ह्यूमन क्लास बन, किसी क्लास को पेरेंट क्लास बनाते हैं, और कैसे उस पेरेंट क्लास से हम उस क्लास की इनहेरिटेड क्लास या फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं, हम ये देखते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी भी, पहले हम करते हैं क्लास और ह्यूमन। ठीक।
अगर हम बात करें इस ह्यूमन क्लास की, तो इसके अंदर ऐसी कौन-कौन सी पैरामीटर्स है जो सेम होंगे? मैंने कहा इंट नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स ये एक प्रॉपर्टी होगी जो सब में सेम होगी। उसके बाद यहाँ पे हो गया, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ आईज, ठीक। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन क्लास में होंगी, और भी चीज़ें होती हैं, हम यही लेके चलते हैं, ठीक। अगर मैंने कहा कि ह्यूमन क्लास के अंदर ये फंडामेंटल चीज़ें होंगी, तो मैं कहती हूँ चलो ये तो मैंने नॉर्मल बेसिक क्लास बना दी, ये मेरी बन गई बेसिक क्लास। अब मैं कैसे वो डिफाइन करूँ कि ये अभी ये नॉर्मल इंसान है, इसका कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, ऐसे समझो, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, नो, विद नो बेबी, तो अभी तक ये बेसिक क्लास है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्लास को इनहेरिट करवाऊँ, इस क्लासेस की इनहेरिटेड क्लासेस बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगी? एक क्लास हो गई मेरी फीमेल, जब मैं क्लास बनाऊंगी, क्लास, मैंने कहा क्लास फीमेल, और फीमेल के बाद मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करूँगी जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड्स, और फिर यहाँ पे लिखूँगी ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड बेसिकली किसी भी क्लास, अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी ह्यूमन है वो मेरी बन गई पेरेंट क्लास, और जो मेरा एक्सटेंड की वजह से फीमेल जो है वो मेरी बन गई चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या, पहली बात क्या हुआ कि एक बेसिक क्लास मेरी ह्यूमन क्लास हो गई। अगर मैं उसको पेरेंट क्लास बनाना चाहती हूँ, या कुछ ऐसे क्लासेस जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करें, उसको एक्सटेंड करें, तो हम क्या करते हैं, जो भी हम नई क्लास बनाते हैं उसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने लिखा क्लास फीमेल एक्सटेंड्स ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इस फीमेल क्लास में मुझे विजिबल होंगी। अब ये जो फीमेल क्लास है इसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ इस फीमेल क्लास की कोई एक प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा बूलियन लॉन्ग नेल्स। एक फीमेल के अंदर लंबे लंबे नाखून तो होते हैं, फीमेल्स के पास लंबे नाखून होते हैं, आजकल आदमियों के पास भी होते हैं, बट तो एक फीमेल की खुद की एक प्रॉपर्टी है लॉन्ग नेल्स की। बाकी जो ह्यूमन है उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ लेग्स, ठीक, नेम, आइज। तो क्या अब अगर मैं फीमेल के थ्रू इन नंबर ऑफ लेग्स और नेम और आइज को एक्सेस करने की कोशिश करूँगी, क्या मैं कर पाऊँगी? अगर मैंने बोला कि लॉन्ग फीमेल डॉट नंबर ऑफ लेग्स, अगर मैं ऐसे करके इसको असाइन करना चाहती हूँ टू, ठीक। पहली बात तो ये कि हम इन सबको स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक। अगर मैंने इन सबको स्टैटिक बना दिया तो मुझे नहीं, स्टैटिक रहने दो, मैं इसके आगे क्या कर देती हूँ, मैं इसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देती हूँ, क्योंकि एक इंसान के पास नंबर ऑफ लेग्स तो हमेशा टू ही होंगे, तो ये हमारा बन गया टू। नेम जो है वो वेरी करता है, ठीक, तो नेम को हम ऐसे ही यूज़ करने देंगे। नंबर ऑफ आईज को भी हम फाइनल बना देंगे, फाइनल में हम वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पे टू, ठीक है, टू। अब जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स को प्रिंट करवाना चाहूँगी फीमेल के थ्रू, मैंने कहा एस आउट फीमेल नंबर ऑफ लेग्स, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, टू प्रिंट होना चाहिए, ठीक। एक बार हम करके देख लेते हैं। इंटेलिजेंट, क्या अभी तक सब कुछ समझ में आया? मतलब इनहेरिटेड क्लास क्या होती है, बेसिकली इनहेरिटेड क्लास किसी भी पेरेंट क्लास का चाइल्ड होती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। अगर आप एक ह्यूमन डिफाइन करो, मान लो कोई कार है,
ठीक है, अगर मैं कार का एग्जांपल लेती हूँ, तो एक कार के अंदर बहुत सारी 4 टायर की कार होती है। तो एक कार की डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ भी होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स कार होती हैं, कुछ नॉर्मल कार्स होती हैं। तो अगर हम बात करें, या फिर कार का एग्जांपल ना लेके व्हीकल का एग्जांपल ले लो। अगर मैं कहती हूँ एक व्हीकल, मैं एक कार को भी व्हीकल बोल सकती हूँ, मैं एक ट्रक को भी व्हीकल बोल सकती हूँ, मैं एक स्कूटी को भी व्हीकल बोल सकती हूँ। तो एक व्हीकल क्लास की ही डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट मेरी सब क्लासेस होती हैं। व्हीकल के अंदर क्या होगा, व्हीकल खुद को स्टार्ट कर सकता है, व्हीकल गियर लगा सकता है, या स्कूटी के अंदर गियर नहीं होता बट बाइक के अंदर होता है। मीन्स कहने का मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या कहता है, बेसिकली इनहेरिटेंस में पहली बात तो कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। कैसे हो रही है, यहाँ देखो, मैंने फीमेल क्लास बनाया जो कि मेरी ह्यूमन क्लास की चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है। ठीक, इससे क्या होगा, जब भी मैं फीमेल डॉट नंबर ऑफ लेग्स को प्रिंट करवाऊंगी मुझे ऑटोमेटिकली टू प्रिंट हो जाएगा। अलग से मुझे फीमेल के अंदर नंबर ऑफ लेग्स को रिप्रेजेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये एग्जाम्पल जो है ये हम अभी देखते हैं करके, उसके बाद कल की क्लास में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, देखो, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये हो गई मेरी ह्यूमन क्लास। अब मुझे बनाना है इसका चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में हम क्या कर सकते हैं, क्लास फीमेल एक्सटेंस एक्सटेंस ह्यूमन। ठीक, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, बूलियन हैव लॉन्ग नेम्स। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे पहले मेन फंक्शन को स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, हमने क्या किया, फीमेल f1 इज इक्वल्स टू न्यू फीमेल। ठीक, मैंने क्या किया, एस आउट f1 डॉट, देखो, जब मैंने f1 डॉट करा तो मुझे हैव लॉन्ग नेल्स, नेम, नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ लेग, सबके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैंने अगर नंबर ऑफ आईज क्लिक करा और मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगी तो मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, कुछ और प्रिंट नहीं हुआ। एक सेकेंड, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, कोई एरर नहीं, बल्कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। थोड़ा सा टाइम दो इसको रन होने के लिए। ठीक है, देखो, मुझे क्या मिला आउटपुट स्क्रीन पे, 2। अब गौर करने वाली बात क्या है कि मैंने फीमेल क्लास के अंदर कोई भी नंबर ऑफ आईज नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं करा था, क्योंकि इस फीमेल क्लास ने इस ह्यूमन क्लास को एक्सटेंड करा है। मतलब क्योंकि ये फीमेल क्लास जो है वो इस ह्यूमन क्लास की चाइल्ड क्लास है,
मैं इस ह्यूमन क्लास की वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती हूँ वाया फीमेल क्लास। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे जब मैंने मेन फंक्शन में फीमेल F1 इज इक्वल्स टू न्यू फीमेल करके नंबर ऑफ आइज को प्रिंट करवाया तो मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही मैंने एस आउट करा F1 डॉट नंबर ऑफ लेग्स, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, तो भी मुझे 2 ही दिखेगा, क्योंकि हर ह्यूमन के अंदर 2 आँख 2 पैर होते हैं। ठीक, 1 नाक होती है। ठीक, तो बेसिकली इनहेरिटेड क्लास कौन सी होती है? इनहेरिटेड क्लास वो होती है जो कि मेरे किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके उसकी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर लेके आ सकती है। ठीक है, ये था आपका बेसिकली पूरा कोड का एग्जाम्पल, प्लस हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस होता क्या है।